नमस्कार, मैं डॉक्टर मानक जैन, सह आचार्य इतिहास विभाग एसपीसी राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज हम बीए पार्ट थर्ड का सेकंड पेपर और बीए पार्ट सेकंड ऑनर्स का 6th पेपर देख रहे हैं और इसमें हम ये देखेंगे कि कल के विषय में हमने देखा था, कल के अध्ययन में हमने पाया था कि अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम के कौन कौन से कारण थे, जिसमें हमने कुछ कारणों पर चर्चा की थी। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए एक नया क्रम हम देखेंगे कि नई आर्थिक नीति। सप्तवर्षीय युद्ध में इंग्लैंड ने अपने उपनिवेशों को बचाने के लिए बहुत धन खर्च किया था, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति डगमगाने लग गई। अंग्रेज राजनीतिज्ञों का मानना था कि चूंकि ये धन उपनिवेशों की रक्षा के लिए व्यय किया जाना था, अतः उपनिवेशों को इंग्लैंड के आर्थिक संकट से दूर करने में हिस्सा बटाना चाहिए, परंतु उपनिवेशों ने इसे साम्राज्य विस्तार के लिए लड़ा गया युद्ध मानकर सहयोग देने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, उपनिवेशों ने भविष्य में भी बस्तियों की रक्षा के लिए होने वाले खर्च में अपना हिस्सा देने से इनकार कर दिया। नेक्स्ट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, शुगर एक्ट। युद्ध के अंतिम दिनों में इंग्लैंड की राजनीति में परिवर्तन आ गया। जॉर्ज तृतीय ने राजा बनने के 1 वर्ष के भीतर ही पिट को प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ा और ग्रैनविल नया प्रधानमंत्री बना। ग्रैनविल और उसके साथी मंत्री टाउनशेंड ने यह तय किया कि उपनिवेशों में अधिक जागरूक शासन की व्यवस्था की जानी चाहिए और उपनिवेशों में शासन व्यय के साथ साथ संरक्षण व्यय भी वसूल किया जाना चाहिए। इसके लिए 2 प्रकार के उपाय खोजे गए। पहला था नाविक और व्यापारिक नियमों का कड़ाई से पालन और दूसरा था अमेरिकी व्यापार और उद्यम से संबंधित नए कानून बनाना। अमेरिकी समुद्र में स्थित ब्रिटिश युद्धपोतों को कहा गया कि वे तस्कर व्यापारी को पकड़ ले और शाही अधिकारियों को रिट्स ऑफ असिस्टेंट द्वारा संदिग्ध स्थानों की तलाशी लेने का अधिकार दिया जाए। उपनिवेशों के लिए इस नियम की व्यापकता तथा इसके पालन के लिए उठाए गए कदम दोनों ही असंतोषजनक थे। एक नियम और था कि शक्कर उत्पादकों के इसके विपरीत एक नियम शक्कर उत्पादकों के लिए लाभदायक था, अतः उनका उत्तेजित होना स्वाभाविक था। इसके अलावा 1764 में राजस्व अधिनियम में ये कहा गया कि राज्य की आय बढ़ाने के लिए कर लगाए गए हैं। कर लगाने का यह नया अधिकार शीघ्र ही विवाद का विषय बन गया। इसी विवाद ने अंततः अमेरिकी उपनिवेशों को इंग्लैंड से अलग कर दिया। व्यापारियों, विधानसभाओं, नगर सभाओं में एक स्वर में इसका विरोध किया जाने लगा और सैमुअल एडम्स जैसे लोगों ने इसे बिना प्रतिनिधित्व के कर लगाने का पहला अध्याय बताया। अगला है करेंसी एक्ट। इसी वर्ष इंग्लैंड की संसद ने एक मुद्रा कानून पास किया। इसके अनुसार राजा के किसी भी उपनिवेश के भविष्य को जारी की गई हुंडी वैध नहीं मानी जानी थी। हुआ यह कि बहुत से उपनिवेशी नगद रुपए के स्थान पर कागज के नोट छापकर अपने ऋण का भुगतान करते थे। इससे इंग्लैंड के आर्थिक हितों की हानि पहुंचती थी। नए कानून में उपनिवेशों का आर्थिक बोझ बढ़ा दिया क्योंकि उनके पास नगद रुपयों की कमी थी। 1764 में बैलेटिंग एक्ट पास किया गया, जिसके अनुसार उपनिवेशों को राजकीय सैनिकों को निवास तथा आवश्यक सामग्री देने के लिए कहा। उपनिवेशों के लिए यह कानून अपमानजनक ही नहीं बल्कि आपत्तिजनक भी था। स्टैम्प एक्ट। 1764 में ग्रैनविल ने सुप्रसिद्ध स्टैम्प एक्ट पास कराया। कानून के द्वारा समाचार पत्रों में कड़ी आलोचनाएं वाली पत्रिकाएं, पुस्तिकाएं, लाइसेंस, पट्टे, कानूनी दस्तावेजों पर रसीदी टिकट लगाना आवश्यक हो गया। इस कानून ने उपनिवेशों में रहने में पहले से चले आ रहे असंतोष को संगठित कर दिया। यद्यपि इस कानून द्वारा लादा गया बोझ बहुत हल्का था और इससे प्राप्त होने वाली आय का उपयोग उपनिवेश के लिए किया जाना था, फिर भी उपनिवेशों ने तत्काल इस एक्ट का विरोध शुरू कर दिया। वर्जीनिया का पैट्रिक हेनरी वर्गीस सभा में ही आए थे और बाहर हो गए और
उसने घोषणा की कि वर्जीनिया के लोगों पर कर लगाने का अधिकार वर्जीनिया की प्रतिनिधि सभा के सिवाय किसी को नहीं है। मैनचेस्टर एक्ट में भी स्टैम्प एक्ट का जोरदार विरोध हुआ और न्यू इंग्लैंड, न्यूयॉर्क, पैलेस्टीनिया में दंगा हो गया। स्टैम्प बेचने वालों ने अपने पद छोड़ दिए। अधिक गड़बड़ और मारपीट को बढ़ावा देने के लिए आज़ादी के सपूतों ने शांतिप्रिय दल संगठित किए जाने लगे। एक सभा में 9 उपनिवेशों के नेताओं ने स्पष्ट कहा कि उपनिवेशों पर उसकी प्रतिनिधि सभाएं ही कर लगा सकती है का नारा बुलंद हो गया। उपनिवेशों के व्यापारियों ने संगठित होकर आयात बहिष्कार संघ बनाया और इंग्लैंड से माल न मंगाने का भी निश्चय किया। इंग्लैंड और अमेरिका का तात्कालिक राजनीतिक विचारधाराओं में ये बुनियादी मतभेद था जिसने अंत में आकर युद्ध की पृष्ठभूमि को तैयार कर दिया। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण जो कारण है अमेरिकन क्रांति का, वह है बोस्टन टी पार्टी या बोस्टन हत्याकांड। बोस्टन में ब्रिटिश सैनिकों की उपस्थिति में उपद्रवकारियों को और अधिक उत्तेजित कर दिया। जून 1767 में ब्रिटिश संसद ने एक और कठोर कदम उठाया। उसने न्यूयॉर्क की विधानसभा को इसलिए निलंबित कर दिया कि अंग्रेज सैनिकों के आवास की संतोषजनक व्यवस्था न हो पाई। यह कदम उपनिवेशों की स्वाधीनता के मूल तत्व पर कुठाराघात था। दोनों पक्षों के मध्य असंतोष बढ़ गया और अंत में 5 मार्च 1770 के दिन बोस्टन नगर में 7 अंग्रेज सैनिकों और नगरवासियों के बीच झगड़ा हो गया। पहले तो इस झगड़े में बर्फ और मुक्कों से काम लिया, परंतु अंत में घबराए हुए ब्रिटिश सिपाहियों ने गोली चला दी जिसमें 3 नागरिक मारे गए। उपनिवेशों के उपद्रवकारियों को इंग्लैंड के विरुद्ध भड़काने वाले आंदोलन में इसने महत्वपूर्ण योगदान दिया। एक अमेरिकी इतिहासकार ने लिखा है कि इस घटना को बोस्टन हत्याकांड की संज्ञा देकर इसे नाटकीय ढंग से ब्रिटिश हृदयहीनता और नृशंसता के प्रमाण पत्र के रूप में चित्रित किया है। इसका बहुत ही अनुकूल प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट है बोस्टन टी पार्टी। टाउनशिप शुल्कों को हटा दिए जाने के बाद उपनिवेशों के आंतरिक मतभेद पैदा हो गए। अभी भी अमेरिका में इंग्लैंड के प्रति काफ़ी सद्भावना थी, विशेषकर धनिक वर्ग में। वे स्वतंत्रता के समर्थक की ओर से कराए गए दंगों और बहिष्कार के विरुद्ध थे क्योंकि गड़बड़ से व्यापार को हानि पहुंचती थी। साधारण अमेरिका को भी इंग्लैंड से पूर्ण स्वाधीन हो जाने से अधिक इच्छा न थी। वह तो केवल ये जानता था कि अपने खेत या दुकान पर आज़ादी से काम कर सके, शांति से अपना निर्वहन कर सके। परंतु देशभक्तों और अतिवादियों में एक छोटा सा वर्ग विवाद को जीवित रखने के पक्ष में था। उनका कहना था कि चाय कर रहेगा, उपनिवेशों पर इंग्लैंड की संसद के अधिकार का सिद्धांत बना रहेगा और इसकी आड़ में भविष्य में भी कभी भी इस सिद्धांत का पूर्ण प्रयोग किया जा सकेगा। अतः उपनिवेशों की स्वतंत्रता के लिए घातक सिद्धांत का डटकर विरोध किया जाना चाहिए। संयोग से उग्रवादियों को सैमुअल एडम्स जैसे आदर्श नेता मिल गए। इससे साहस और कुशलता में वृद्धि हुई। इसकी वाक्य शैली सुस्पष्ट और निष्कपट थी। उसको एक सबल राजनीतिक दल का समर्थन भी प्राप्त था। उसका मुख्य उद्देश्य अमेरिकी लोगों को अपने महत्व का आभास कराना था और उन्हें आंदोलन के लिए जागृत करना था। इसके लिए उसने लेखों, भाषणों का सहारा लिया, पत्र व्यवहार समितियों की स्थापना की। ऐसे ही समय में इंग्लैंड की सरकार से एक भारी भूल ने असंतोष की ज्वाला को पुनः प्रज्वलित कर दिया। इंग्लैंड की शक्तिशाली ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्थिक दशा इस समय संकट में थी। कंपनी को इंग्लैंड की आवश्यकता अनुसार चाय की पूर्ति का एकाधिकार था, परंतु इस समय इंग्लैंड के गोदामों में चाय भरी थी, उसका कोई ग्राहक न था। यदि कंपनी को अमेरिका में चाय निर्यात करने का अधिकार मिल जाए तो कंपनी दिवाला होने से बच सकती थी। वैसे भी अमेरिका में 1770 के बाद चाय का अवैधानिक व्यापार बहुत बढ़ गया था। अतः कंपनी की प्रार्थना पर 1773 में संसद ने चाय अधिनियम पास करके ईस्ट इंडिया कंपनी को अमेरिका में चाय निर्यात करने का अधिकार दे दिया। कंपनी ने अपनी चाय प्रचलित दरों से कम मूल्य पर अपने ही प्रतिनिधियों द्वारा बेचने का निश्चय किया। उसका उद्देश्य चाय के तस्कर व्यापार को लाभहीन बनाना था।
आशा थी कि उपनिवेशी बस्ती ये सस्ती चाय अधिक मात्रा में खरीदेंगे, परंतु उपनिवेश को एकाधिकार से चिढ़ थी। अमेरिकी व्यापारियों को आर्थिक हानि पहुंच रही थी। अतः कंपनी के जहाज जब चाय लेकर अमेरिका पहुंचे तो उन्हें खरीदने वाला कोई न था। विवश होकर अधिकांश जहाजों को वापस इंग्लैंड भेजना पड़ा, परंतु बॉस्टन बंदरगाह पर कुछ जहाज रुक गए। बॉस्टन के गवर्नर के पुत्र तथा भतीजे ने यहाँ कंपनी के प्रतिनिधि थे और गवर्नर की सहायता से माल को उतारकर गोदामों में ले जाने की योजना बना रहे थे। इस पर 26 दिसंबर 1773 को रात में 50-60 व्यक्तियों ने आदिवासियों का वेश धारण करके जहाज पर धावा बोल दिया और चाय को समुद्र में फेंक दिया। ये घटना इतिहास में बोस्टन टी पार्टी के नाम से विख्यात हुई और इसने यहाँ पर स्वतंत्रता की क्रांति की अग्नि को प्रज्वलित करने का कार्य किया। नेक्स्ट है द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस। लेकिन्स और कनकॉर्ड की घटनाओं ने स्वतंत्रता संघर्ष का बिगुल तो बजा दिया और ऐसी ही अनिश्चितता में 10 मई 1775 को फिलाडेल्फिया में द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस की बैठक हुई। बॉस्टन के एक धनी व्यापारी जॉन हैनकॉक ने कांग्रेस की अध्यक्षता की। थॉमस जेफरसन और बेंजामिन फ्रैंकलिन जैसे महान नेता भी उपस्थित थे। काफी वाद विवाद के बाद ये घोषणा पत्र तैयार किया कि हमारा उद्देश्य न्याय संगत है, हमारी एकता संपूर्ण है, हमारे आंतरिक साधन बहुत है और यदि आवश्यकता पड़ी तो विदेशी सहायता निसंदेह सभ्य है। जो शस्त्र हमारे शत्रुओं ने हमें उठाने के लिए विवश किया है, उन्हें हम अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए प्रयुक्त करेंगे। हम दास होने की अपेक्षा स्वतंत्र होकर मरने का एकमत से संकल्प कर चुके हैं। इस घोषणा के बाद कांग्रेस ने बड़ी सेना खड़ी करके योजनाओं पर अमल करना शुरू कर दिया। जॉर्ज वाशिंगटन को प्रधान सेनापति बना दिया। दूसरी तरफ जॉर्ज तृतीय ब्रिटिश संसद ने उपनिवेशिकों की ओर से की गई प्रार्थना पर कोई ध्यान नहीं दिया। 23 अगस्त 1775 को जॉर्ज तृतीय ने एक घोषणा जारी करके अमेरिकी उपनिवेशों को विद्रोही घोषित कर दिया और इस प्रकार संघर्ष का सूत्रपात हुआ। इति नमस्कार।